नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं इस समय के हेडलाइंस पर। भारत और कुवैत के बीच कई अहम समझौते, रक्षा, सांस्कृतिक आदान प्रदान और खेल के क्षेत्रों में सहयोग के लिए हुआ समझौता। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बना कुवैत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत के शीर्ष सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट से सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुवैत के प्रधानमंत्री के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। कुवैत के अमीर से की मुलाकात, संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का फैसला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में 668 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। अमित शाह ने सीपीएम और कांग्रेस को घेरा, कहा ब्रू रियांग समुदाय की नहीं की चिंता। राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए पुलिस की कार्रवाई तेज। 250 संदिग्धों की पहचान की गई। और खेल की खबरों में अंडर 19 महिला T20 एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में भारत की शानदार जीत, बांग्लादेश को 41 रन से दी करारी शिकस्त। और हेडलाइन के बाद अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बुलेटिन में प्रधानमंत्री के कुवैत दौरे से जुड़ी खबरें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुवैत के पीएम की वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए हैं। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारत और कुवैत में 2025 से 2029 के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम पर भी सहमति बनी। खेलों के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए भी दोनों देशों में 2025 से 2028 तक के लिए समझौता हुआ है। एक और अहम सहमति के तहत कुवैत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बन गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के समकक्ष शेख अहमद अब्दुल्लाह अल अहमद अल सबा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में भारत कुवैत रिश्तों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के अमीर शेख मशअल अल अहमद अल जाबिर अल सबा से मुलाकात की। इस दौरान भारत और कुवैत ने द्विपक्षीय सहयोग में मजबूती की दिशा में बड़ा कदम उठाया। दोनों देशों ने भारत कुवैत संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का फैसला किया है। पीएम मोदी और कुवैत के अमीर ने भारत कुवैत संबंधों और सहयोग में विस्तार पर विचार विमर्श किया। बैठक में फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, फिनटेक, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की गई। पीएम ने कुवैत में भारतीय समुदाय के कल्याण के लिए अमीर का आभार जताया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबाह खालिद अल हम्माद अल मुबारक अल सबाह से भी मुलाकात की। क्राउन प्रिंस ने पीएम का गर्मजोशी से स्वागत किया और दोनों ने अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत के शीर्ष सम्मान से नवाजा गया है। कुवैत के अमीर ने पीएम को द ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट से सम्मानित किया। 1974 में स्थापित यह अवार्ड राष्ट्र प्रमुखों को मित्रता की निशानी के तौर पर प्रदान किया जाता है। अब तक दुनिया के चुनिंदा राष्ट्र प्रमुखों को ही इससे नवाजा गया है।
यह सम्मान 1896 से 1915 तक कुवैत पर शासन करने वाले मुबारक अल सबाह को समर्पित है। यह अवार्ड कुवैत का नाइटहुड ऑर्डर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इससे पहले भी बहुत से देश अपने सर्वोच्च सम्मान दे चुके हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुवैत का आज दूसरा दिन है, तो पीएम का बयान पैलेस में औपचारिक तौर पर स्वागत किया गया। पैलेस पहुंचने पर कुवैत के प्रधानमंत्री शेख अहमद अब्दुल्लाह अल अहमद अल सबा ने पीएम का गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम को वहां गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पीएम ने अपने कुवैती समकक्ष के साथ वार्ता में द्विपक्षीय हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। और अब कुछ अन्य बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी सोमवार को भर्ती अभियान रोजगार मेला में 71,000 से भी ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10:30 बजे देश भर में एक साथ 45 जगहों पर आयोजित कार्यक्रमों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित भी करेंगे। ये नियुक्तियां गृह मंत्रालय, डाक विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में की गई हैं। रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरी करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। यह युवाओं को राष्ट्र निर्माण और आत्म सशक्तिकरण में उनकी भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया सीबीसीआई केंद्र परिसर में आयोजित होने वाले क्रिसमस समारोह में शामिल होंगे। यह समारोह कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया यानी सीबीसीआई द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में प्रधानमंत्री कार्डिनल, बिशप और चर्च के प्रमुख लोगों सहित ईसाई समुदाय के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। ये पहली बार है जब देश के प्रधानमंत्री कैथोलिक चर्च के मुख्यालय में इस तरह के किसी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया यानी सीबीसीआई की स्थापना 1944 में हुई थी और ये संस्था पूरे भारत में सभी कैथोलिकों के साथ मिलकर काम करती है। आगे की बड़ी खबरों में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत कभी भी दूसरों को अपनी पसंद पर वीटो करने की अनुमति नहीं दे सकता और वो अपने राष्ट्रीय हित और वैश्विक भलाई के लिए जो भी सही होगा उसे बिना डरे करेगा। विदेश मंत्री ने मुंबई में एक समारोह में वीडियो संदेश के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि जब भारत वैश्विक स्तर पर और गहराई से जुड़ता है तो उसके परिणाम गहरे होते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि भारत की समृद्ध विरासत से दुनिया को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, लेकिन ये तभी संभव है जब भारतीय अपने पर गर्व करें। विदेश मंत्री ने कहा कि वैश्वीकरण के इस युग में प्रौद्योगिकी और परंपरा को साथ में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत निश्चित रूप से प्रगति करेगा, लेकिन उसे अपनी भारतीयता को खोए बिना ऐसा करना होगा। तभी हम एक बहुध्रुवीय दुनिया में एक प्रमुख शक्ति बन सकते हैं। It is the deep inherent unity of our existence that has allowed diversity to flower in our land. This should never be misportrayed as a negotiation between parts that are actually so integral. Nor can our great nation be projected as an idea. On the contrary, it is a timeless reality and an enduring feature in a changing world. Independence should also never be confused for neutrality. We will do whatever is right in our national interest and for global good without being intimidated to conform. In the final analysis, Bharat can never permit others to have a veto on its choices. अगली बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा के दौरे पर हैं। अमित शाह ने त्रिपुरा के धलाई इलाके में ब्रू समुदाय की पुनर्वास बस्तियों का दौरा किया। अमित शाह ने ब्रू समुदाय के लोगों से बातचीत भी की, साथ ही स्थायी आवास मिलने के बाद उनके अनुभवों के बारे में भी जाना। अमित शाह ने ब्रू समुदाय के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उनके कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। वहीं लोगों ने स्थायी आवास मिलने पर गृहमंत्री अमित शाह का आभार जताया।
और त्रिपुरा के धलाई जिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करीब 668 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने सीपीएम और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 35 साल तक ब्रू रियांग समुदाय के लोगों की चिंता नहीं की गई। गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद विकास कार्य हुए हैं। कम्युनिस्ट लाल भाई 35 साल तक यहां शासन किए। कांग्रेस पार्टी ने भी सबसे ज्यादा समय शासन किया, मगर ब्रू रियांग का दर्द नहीं दिखाई दिया। जब त्रिपुरा में परिवर्तन हुआ, भाजपा सरकार बनी, विप्लव देव इसके मुख्यमंत्री बने और भाजपा की केंद्र में भी सरकार थी। एक एग्रीमेंट हुआ और 40,000 लोगों के बसने की व्यवस्था, इनकी रोजगारी की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, शुद्ध पानी, शौचालय और महिलाओं के लिए कोऑपरेटिव की व्यवस्था करने का काम हुआ। आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में। कम या ज्यादा घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। आगे की बड़ी खबरों में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने केरल के तिरुवनंतपुरम में शहरी और बिजली क्षेत्र के मुद्दों पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में एनटीपीसी बिजली खरीद समझौते को मजबूत करने और हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट सिस्टम को अनुकूलित करने पर चर्चा की गई। इसके अलावा बैठक में केंद्र सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई, जिसमें PMAYU 2.0, अमृत, SBM 2.0 और इलेक्ट्रिक बस तैनाती में तेजी शामिल है। इस बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी, राज्य के बिजली मंत्री के कृष्णाकुट्टी और अन्य अधिकारी भी शामिल हुए। अब बात संभल की, जहां आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच चंदौसी में शनिवार को राजस्व विभाग ने एक जमीन की खुदाई की तो उसके नीचे बावड़ी मिली। संभल की चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के लक्ष्मणगंज में बावड़ी वाले कुएं के नाम से प्रसिद्ध स्थान पर नगर पालिका परिषद की मदद से तहसील प्रशासन ने खुदाई कराई। इस दौरान प्रशासन को नीचे 4 कमरे नुमा स्थान मिला और अभी खुदाई आगे जारी है। संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पैंसिया ने बताया कि ये 400 वर्ग मीटर एरिया है। यह बावड़ी तालाब में दर्ज है। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि धीरे धीरे खुदाई करवाई जा रही है, जिससे इसके स्ट्रक्चर को कोई नुकसान ना हो। वर्तमान में 210 वर्ग मीटर है, जिस पर अतिक्रमण हटवाया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह लगभग 125 से लेकर 150 साल पुराना है। 400 वर्ग मीटर जो एरिया है वो बावली तालाब के रूप में दर्ज है यहाँ पर। और यहाँ बताते हैं कि जो स्थानीय लोग की जो बिलारी के राजा हैं, उनके नाना के समय में ये बावली बनी थी। और इसका जो सेकंड और थर्ड जो फ्लोर है वो मार्बल से बना है और ऊपर का जो तल है वो जो आप देख रहे हैं ईंटों से बना हुआ है। और इसमें एक कूप भी है और जो अभी देख रहे थे तो इसमें लगभग 4 कक्ष भी बने हुए हैं। और वर्तमान में ये मिट्टी से पूरा ढका जा चुका है। जो नगर पालिका की टीम है उससे जो ऊपर की मिट्टी है वो हटवा रहे हैं और धीरे धीरे मिट्टी निकाल रहे हैं ताकि इसके स्ट्रक्चर को किसी भी प्रकार की कोई हानि न हो। वर्तमान में 210 वर्ग मीटर एरिया ही इसका बैठ रहा है। शेष जो क्षेत्रफल है इसका कब्जे में है, जिस अतिक्रमण को मुक्ति की कार्रवाई जो ड्यू प्रोसेस फॉलो करके करेंगे। और
और अब एक हादसे की खबर। पंजाब के मोहाली में बहुमंजिला इमारत के ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई है। मलबे में अब भी कई लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए सेना और एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात हैं। प्रशासन ने कहा है कि मलबे में फंसे एक एक व्यक्ति को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जारी रहेगा। वहीं घायलों को आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए शहर के सभी प्रमुख अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। एक बॉडी अभिषेक नाम के लड़के की बॉडी और मिली है, तो 2 फ्लोर क्लियर हो चुके हैं। तो उनमें से अभी तक जो है कल रात को और आज मिला के 2 बॉडीज आ चुकी हैं। हमारी प्रायोरिटी तो यही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में जो सारी टीमें लगी हैं उनको सहयोग किया जाए और जिससे कि जल्द से जल्द पूरी डेब्री क्लियर हो सके। और डीएसपी हरसिमरन सिंह बल ने कहा कि इमारत के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। We have registered the FIR 105 BNS के FIR दर्ज। जो उसकी साथ वाली जगह थी उसमें वो खुदाई कर मतलब नहीं बना रहा था, वो उसके कारण जब वो साइड में थोड़ा सा लूज होगी तो वो बिल्डिंग राइट को गिर गई। और अब बात दिल्ली की राजनीति की। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला है। बांसुरी स्वराज ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को घेरते हुए कहा कि ये केवल चुनावी वादे करना जानती है, उन्हें पूरा करना नहीं जानती। उन्होंने कहा कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार की महिला सम्मान की बात केवल चुनावी जुमला साबित हुई है। ये जो वचन दे रहे हैं महिलाओं के खाते में 2100 रुपए देने की, आप सब जानते हैं, पब्लिक डोमेन में ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि पंजाब में भी 2021-22 में इन्होंने यही योजना, इस प्रकार की योजना की घोषणा पंजाब में करी थी। 1 रुपया पंजाब की बहनों के खाते में अभी तक नहीं आया है। मैं पूछना चाहती हूं माननीय केजरीवाल जी से कि क्या महिला सम्मान केवल आपके लिए एक चुनावी जुमला है? जब आपके घर पर मौजूद होने के समय पर ही आप ही के सचिव ने आप ही की पार्टी की महिला सांसद पर हाथ उठाया था, अभद्रता करी थी, तब महिला सम्मान की बात आप भूल गए थे क्या? और बांसुरी स्वराज ने दिल्ली सरकार पर आयुष्मान जैसी योजना को दिल्ली में लागू नहीं होने देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आप सरकार दिल्ली के लोगों के हित के बारे में नहीं सोचती। चुनावी जुमले हैं और कुछ नहीं। मैं पूछना चाहती हूं कि जब 7 सांसद गए थे दिल्ली हाई कोर्ट और कचहरी का दरवाजा खटखटाया था ये कहकर कि भाई हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ अन्याय हो रहा है, आपने दिल्ली में आयुष्मान भारत क्यों नहीं लागू करी है, तब इन्होंने रिप्लाई तक नहीं फाइल करा। 13 जनवरी की डेट इसलिए लगी है क्योंकि 11 दिसंबर को केजरीवाल सरकार के वकीलों ने रिप्लाई हाईकोर्ट में फाइल नहीं किया। इनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए इन्होंने एक झूठी घोषणा जरूर कर दी है। अरे पैसा कहां है केजरीवाल जी के पास? ये सब योजनाओं में पैसा वो देंगे कैसे? और बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी के वादों को खोखला बताया और कहा कि दिल्ली की जनता अब झूठे वादों के झांसे में नहीं आएगी और इस बार डबल इंजन की सरकार ही बनाएगी। अभी नवंबर 2024 में माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी ने केंद्र सरकार से 10,500 करोड़ रुपया मांगा है, तो जेब में तो अठिन्नी नहीं है, लेकिन हाँ, चुनाव को देखकर खोखले वादे आप करते रहे, चुनावी चालें आप चलते रहे। दिल्ली की जनता जानती है कि आप 1 दशक से यहां पर केवल सत्ता का सुख भोग रहे हैं, जिम्मेदारी ओट नहीं रहे, दायित्व नहीं ओट रहे हैं। और इसीलिए अब दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी के बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। दिल्ली में भाजपा की सरकार चाहिए। अगली खबर भी राजधानी दिल्ली से ही, जहां पर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने के लिए दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है, जिसमें बाहरी जिले में रहने वाले करीब 250 व्यक्तियों को संदिग्ध पाया गया है। उनसे गहन पूछताछ और दस्तावेजों की भी जांच की गई। बाहरी जिला पुलिस ने बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे व्यक्तियों की पहचान
हिरासत और प्रत्यावर्तन के लिए विशेष इकाइयों की समर्पित टीमों का गठन किया था, जिनमें जिला विदेशी सेल के अधिकारी भी शामिल थे, जो पूरे जिले में अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों का पता लगाने के लिए सूचना एकत्रित कर रहे हैं। यह अभियान अप्रवासन कानूनों के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बाहरी जिला पुलिस की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की कुछ और बड़ी खबरें। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने यूपीएससी CSE 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक दावों का विज्ञापन करने के लिए प्राइवेट कोचिंग संस्थान शुभ्रा रंजन IAS स्टडी पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। शुभ्रा रंजन IAS स्टडी ने अपने विज्ञापनों में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 के सफल उम्मीदवारों की तस्वीरों और नामों को प्रमुखता से दर्शाया है, जबकि ऐसे उम्मीदवारों द्वारा चुने गए विशिष्ट पाठ्यक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। संस्थान ने अपने विज्ञापनों और लेटर हेड में शुभ्रा रंजन IAS और शुभ्रा रंजन IAS के छात्र जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिससे यह भ्रामक धारणा बनती है कि शुभ्रा रंजन एक IAS अधिकारी हैं। साथ ही CCPA ने शुभ्रा रंजन IAS स्टडी के खिलाफ तत्काल प्रभाव से भ्रामक विज्ञापन को बंद करने का भी आदेश जारी किया है। अब बात कोलकाता एयरपोर्ट की। कोलकाता हवाई अड्डे से पहली उड़ान के 100 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में इस खास मौके पर आयोजित समारोह में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विमान यात्रियों की यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए जल्द ही उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत की जाएगी। उड़ान यात्री कैफे के अंतर्गत जल्द ही एयरपोर्ट पर आपको कम कीमतों पर पानी, कॉफी समेत स्नैक्स भी मिल जाएंगे। केंद्रीय विमानन मंत्रालय ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियंत्रण में आने वाले सभी एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे शुरू करने का फैसला किया है। This is something which is very close to my heart, and I believe it will be a significant milestone in our efforts to democratize air travel as we launch the Udan Yatri Cafe from here at the iconic Kolkata airport. We have seen Udan operations before under the guidance of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, who wanted more Aam Nagrik. The Udan was streamlined as Ude Desh Ka Aam Nagrik. He wanted more common men to come into the air travel network. We want to have them access to proper food, quality food at a good prices so that they don't feel that they are burning their pockets when they come to the airports. भारतीय सेना के रिटायर्ड सैन्य डॉग्स, जिन्होंने देश की सेवा की अब तक एक नई भूमिका निभाई है और निभा रहे हैं, ये अद्भुत डॉग्स जो अपनी विशेष प्रशिक्षण और निष्ठा के लिए जाने जाते हैं, अब विशेष बच्चों के स्कूलों और देश भर के नागरिकों द्वारा गोद लिए जा रहे हैं। ये पहल उनकी सेवा के प्रति सम्मान है। भारतीय सेना ने 12 रिटायर्ड सैन्य डॉग्स को आशा स्कूल्स और नागरिकों को सौंपा है। और अब खबर खेल के मैदान से। अंडर 19 भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश की टीम को 41 रन से हरा दिया। मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 117 रन बनाए, जिसके जवाब में बांग्लादेश की टीम 18 ओवर और 3 गेंदों में 76 रन पर ही सिमट गई। भारत की ओर से आयुषी शुक्ला ने 3 विकेट हासिल किए। अब बात फिटनेस की। नई दिल्ली में आज फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल अभियान का आयोजन हुआ। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अभियान में भाग लिया। सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जवान भी इस अभियान में शामिल हुए। इस पहल का उद्देश्य लोगों को साइकिलिंग के जरिए फिटनेस के प्रति प्रेरित करना और हरे भरे पर्यावरण के निर्माण में योगदान देना है। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने
सभी से साइकिलिंग को अपनाने की अपील की। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का निर्माण होता है और एक स्वस्थ दिमाग बेहतर समाज और देश की प्रगति में खुद को लगातार आगे बढ़ाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजधानी में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल अभियान का आयोजन हुआ, जहां इस बात के मंत्र को जन जन तक पहुंचाने के लिए केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अभियान में भाग लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जवानों ने भी हिस्सा लिया और सभी ने एक स्वर में ये संदेश दिया कि पर्यावरण के साथ शरीर को फिट रखने का ये मंत्र हर किसी को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए साइकिलिंग एक सॉल्यूशन भी है और इसलिए साइकिलिंग इज ए बेस्ट एक्सरसाइज। साइकिलिंग पोल्यूशन का भी सॉल्यूशन है, इसलिए हम लोग संडे ऑन साइकिल के द्वारा एक्सरसाइज को प्रमोट कर रहे हैं। आज देश में 1100 से अधिक स्थानों पर साइकिलिंग हुआ है। हजारों की संख्या में देश के नागरिक ने आज साइकिलिंग करा है। मैं आपके माध्यम से देश के नागरिकों को आह्वान करता हूँ कि संडे 1 घंटे के लिए हम साइकिलिंग करें, हम स्वयं को फिट रखें, समाज को स्वस्थ रखें और स्वस्थ समाज के द्वारा तंदुरुस्त राष्ट्र का निर्माण करें। हमारी डिप्लॉयमेंट ज़्यादातर बॉर्डर पर है, तो अगर हिट है तो फिट हैं, क्योंकि अपने आप को फिट रखना सबसे पहले ज़रूरी है, तभी हम देश की रक्षा कर पाएँ और हम देश को आगे बढ़ा पाएंगे। साइकिलिंग के जरिए पर्यावरण को बचाने की इस मुहिम में सीधे चलते हैं कुवैत, जहां विदेश मंत्रालय प्रेस वार्ता कर रहे हैं पीएम के दौरे के बारे में। We have with us Shri Arun Chatterjee, who is Secretary looking after CPV and OIE affairs in the Ministry of External Affairs. He's joined here, and we had joined here by our ambassador to Kuwait, Ambassador Adar Soeka, as also Joint Secretary in the Ministry of External Affairs, who looks after Gulf countries, Shri Asim Mahajan. With that, I invite Secretary Sir to make his opening remarks, and thereafter we'll take some questions. Sir, over to you. Okay, thank you, Randhir. Good afternoon to all of you. It's a great pleasure to be here and to meet all of you today to brief you about the visit of the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, to Kuwait. As you are all aware, Honorable Prime Minister Sri Modi arrived in Kuwait on the morning of 21st December, that is yesterday. This is the first visit by an Indian Prime Minister to Kuwait in 43 years. At the airport, the Prime Minister was received by His Excellency Sheikh Fahad Yusuf Saud Al Sabah, the first Deputy Prime Minister, Minister of Defense, and Minister of Interior of Kuwait. Also present were the Minister of Foreign Affairs of Kuwait, the head of Diwan of the Prime Minister, and other senior officials of the Kuwaiti government to welcome the Honorable Prime Minister. Upon his arrival at the hotel, he was warmly welcomed by the Indian diaspora in Kuwait, and their numbers are around 200. Friends, today morning, Prime Minister was given a ceremonial welcome at the Bayan Palace and a guard of honor accorded to him. He called on the Amir of Kuwait thereafter, His Highness Sheikh Mashal Al Ahmed Al Jabbar Al Sabah. This was the first meeting between the two leaders. They recalled the strong historical and friendly ties between India and Kuwait and reaffirmed their full commitment to further expanding and deepening the bilateral cooperation. In this context, they agreed to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership. Prime Minister thanked His Highness the Amir for ensuring the well-being of over 1 million strong Indian community in Kuwait. His Highness the Amir also expressed appreciation for the contribution of the large and vibrant Indian community in Kuwait's development. Prime Minister also congratulated His Highness
the Amir for successful holding of the GCC summit earlier this month. Friends, I would like to also inform you that His Highness the Amir conferred the Order of Mubarak al-Kabir on the Prime Minister of India. This is the highest award of the state of Kuwait. The Honorable Prime Minister thanked the Amir for this gesture and conveyed that he was accepting this award on behalf of 1.4 billion Indians. Thereafter, Prime Minister today met His Highness Sheikh Shaba Al Khalid Al Hamad Al Mubarak Al Sabah, the Crown Prince of the state of Kuwait. Prime Minister had earlier met the Crown Prince on the margins of the United Nations General Assembly session in September this year. The leaders acknowledged that the bilateral relations were progressing well and welcomed their elevation to a strategic partnership. The Prime Minister also expressed confidence that the India-GCC relations will be further strengthened under the presidency of Kuwait. Thereafter, the Prime Minister held delegation-level talks with His Highness Sheikh Ahmed Al Abdullah Al Ahmad Al Shaba, the Prime Minister of the state of Kuwait. The two leaders discussed a roadmap to strengthen the strategic partnership in areas including political, trade, investments, energy, defense, security, health, education, technology, cultural, and people-to-people ties. They emphasized on deepening the economic cooperation between the two countries. They welcomed the recent signing of the Joint Commission for Cooperation, under which new joint working groups in areas of trade, investment, education, technology, agriculture, security, and culture have been set up in addition to the existing joint working groups on health, manpower, and hydrocarbons. The Honorable Prime Minister also attended a banquet lunch hosted in his honor by His Highness the Crown Prince of Kuwait. Friends, as you would all recall, yesterday in the evening, the Prime Minister of India was the guest of honor at the opening ceremony of the 26th Arabian Gulf Cup, which is being hosted by Kuwait. He joined His Highness the Amir, the Crown Prince, and the Prime Minister of Kuwait in this opening ceremony. Earlier, after arrival, one of the first engagements of the Prime Minister was a visit to a labor camp in Mina Abdullah area of Kuwait, which has a workforce of around 1,500 Indian nationals. The Prime Minister interacted with a cross-section of Indian workers from different states of India and inquired about their well-being. The visit to the labor camp displays the importance attached by the Prime Minister personally and the Government of India to the welfare of Indian workers abroad. Thereafter, yesterday evening, the Prime Minister also addressed a gathering of the Indian community at a special event titled Hala Modi at the Sheikh Saad Al Abdullah Indoor Sports Complex in Kuwait City. Around 4,500 Indian nationals representing a cross-section of the Indian community in Kuwait attended the event. The Prime Minister was warmly welcomed by the community once again, and with full enthusiasm, they all participated in the event yesterday. Addressing the gathering, the Prime Minister noted that the India-Kuwait relationship is profoundly enriched by the Indian community, which plays a pivotal role in fostering ties between the two nations. Friends, let me also inform you that following the delegation-level talks today, 4 bilateral documents were signed during the visit.
The first one is a memorandum of understanding on defense cooperation. The second one is a cultural exchange program for the years 2025 to 2029. The second is an executive program on cooperation in the field of sports for the period 2025 to 2028. We also had Kuwait joining as a member of the International Solar Alliance. Friends, as we are at the last stage of conclusion of the Prime Minister's visit, I would like to reiterate that we are pretty confident that this historic visit of the Prime Minister will open up a new chapter in the relationship between India and Kuwait. Both the sides have been able to identify several important areas of cooperation, and the governments will be working towards fulfillment of the plans that have been made during this visit. I stop here, and I would be happy to receive a few questions. Just wanted to inform you that the time with us is very, very short. Thank you. Okay, let's open the floor. Yeah, we have a question there from Sahil, ANI. Sir, I'm Sahil Pandey from ANI News Agency. You talked about the MOU signed in a defense cooperation. Could you talk about that? And also, was there any discussion on the safety of Indian workers? Mm-hmm. You have a question there? Yeah. Please. Sorry, I'm Samira from Nahar newspaper. I need to ask Excellency about the defense cooperation between Kuwait and India. We need to have more details about it. Defense cooperation. Okay. Any further questions? Please. My name is Nixon from Asia News. Sir, actually, as here you have a contract with the health sector as well education sector. You know, there is more than 30,000 of nurses are in Kuwait. And there is going everything smoothly, but also up to almost 20 years, there is no increment for nurses' salaries. So while your discussion, is there any chance or maybe in the future you will do on that? You want to just know. Mm-hmm. That's okay. Thank you. You have a question there? सर CS जोशी फ्रॉम दूरदर्शन न्यूज़. सवाल ये है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की ओर जो एलिवेशन है, ये किस तरह से आगे इससे संबंध और मजबूत होंगे? You have a question? Okay, please. I'm Paul Francis from the Arab Times. Was anything discussed about the pharmaceuticals? Pharma. Okay. So you could address these questions? Yeah, sure. Okay, let me first of all talk about the MOU between India and Kuwait in the field of defense cooperation. This MOU will institutionalize the bilateral cooperation in the areas of defense. The key areas of cooperation would include training, exchange of personnel and experts, joint exercises, cooperation in defense industry, supply of defense equipment, and collaboration in research and development. So this summarizes it. I may also therefore add, since I have just decided to talk about the agreements, the cultural exchange program which I mentioned will facilitate greater cultural exchanges in art, music, dance, literature and theatre, cooperation in preservation of cultural heritage, research and development in the areas of culture, and organization of festivals. The executive program for cooperation in the field of sports, let me mention, will strengthen bilateral cooperation in the fields of sports between India and Kuwait by promoting exchange of visits of sports leaders for experience sharing, participation in programs and projects in the field of sports, exchange of expertise in sports medicine, sports management, sports media, sports science, among some of the areas that we have identified. And of course, the International Solar Alliance, Kuwait becoming a member, collectively covers the deployment of solar energy and addresses key
common challenges to the scaling up of use of solar energy for to help member states develop low carbon growth trajectories. So here I thought I'll give you a rough idea of all the agreements that we have signed. Regarding the health and education sector, see, both the sides, acknowledged the important contribution that our Indians are making in the Kuwaiti economy. The Prime Minister thanked the honorable leadership of Kuwait, the Amir, the Crown Prince, as well as the honorable Prime Minister, for taking care of the large Indian diaspora, which is around 1 million today. And the Kuwaiti side also acknowledged the major contribution that the Indian diaspora is making for the development of the Kuwaiti economy. The issues like sector-specific on health, on education, we have separate working groups that have been set up. Both the leaders, the leadership of both the countries have agreed that these working groups will be meeting frequently and regularly to identify new areas of cooperation. Also, I want to inform you on the manpower front also, we have a joint working group that exclusively looks at manpower related issues of Indians in Kuwait, and that working group usually looks at and addresses the major things, the major issues that are there in this sector. But in the general context, the leaders discussed about the contribution of the Indian community here. Strategic partnership, as DD News asked about it. Yes, the elevation of a relationship to a strategic partnership means you have taken your bilateral relationship to the next level, which means you will have greater intensity of cooperation in several areas. Plus, we have identified new areas which I mentioned in my statement. It will actually enhance our cooperation in the areas that we have. We will identify new areas of cooperation between the two countries, and you will see more intensification of exchanges and visits in the coming days to materialize whatever has been planned in by the leaders of both the countries. Pharmaceuticals, yes, as I mentioned, health and pharmaceuticals is one important area which both the sides have identified for cooperation, and that could include investments by the Kuwaiti side in India or expansion of the trade basket to increase pharmaceutical exports also from India. So pharma would continue to be one of the important sectors of cooperation between our two countries. Thank you. One last question, sir. सर वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इसको लेकर के कोई टॉप लीडरशिप के साथ बातचीत में कहीं पे कोई इस तरह का Anything further? I think, sir, sorry? Okay, the question was whether the issue of the conflict in West Asia discussed between the leaders. Sir. That's it. See, in general, the two sides discussed cooperation between India and the Gulf Cooperation Council, which is now Kuwait is the chair. And we had the recent strategic dialogue between India and GCC at the level of the Minister of External Affairs in the month of September. Now Kuwait has taken over the chairmanship of GCC. The Honorable Prime Minister congratulated the Kuwaiti leadership, and we look forward for a very intense cooperation between India and the GCC through Kuwait's chairmanship of the Gulf Cooperation Council. So that was the main factor for discussion during this visit.
With that, ladies and gentlemen, we come to the close of this press briefing. Thank you very much for your participation. सीधा प्रसारण आप देख रहे थे कुवैत से भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता का, जिसमें इस प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुवैत यात्रा के दौरे के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही जो संवाददाता थे उनके सवालों का जवाब भी दिया गया। तो ख़ास तौर पर जो बातें हुई, 43 साल बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये कुवैत यात्रा, वहाँ पर तमाम द्विपक्षीय मुलाकातें हुई, दोनों देशों के संबंधों को लेकर कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। कुवैत का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। पहले से भी उनको कई देशों के सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं, एक और सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाते में ये जुड़ गया, सर्वोच्च सम्मान। साथ ही उन्होंने डीडी न्यूज़ के संवाददाता चंद्रशेखर जोशी का एक सवाल था कि जो पश्चिम एशिया में इस समय संकट चल रहा है, क्या इस पर भी बात हुई? तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जवाब दिया कि हाँ, उस पर सामान्य चर्चा हुई, जो गल्फ कोऑपरेशन है उस संगठन के साथ, कि पश्चिम एशिया में किस तरह की स्थिति है और किस तरह की चीज़ें, और तमाम सवालों के जवाब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दिए विस्तार से। हम लगातार इसके बारे में आपको बताते भी रहे हैं और आगे भी बताते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई योजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री माणिक साहा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह राज्य की पूर्ववर्ती कम्युनिस्ट सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि पिछले 35 वर्षों में कम्युनिस्टों की सरकार ने त्रिपुरा में केवल अपने कैडरों के लिए कार्य किया, राज्य के लोगों के विकास के लिए कुछ नहीं किया, जिसके कारण त्रिपुरा विकास की दौड़ में पिछड़ता चला गया। पहले सरकार तो पूरी त्रिपुरा की थी, परंतु सरकार काम करती थी कम्युनिस्टों की कैडर के लिए। उनके लिए त्रिपुरा की जनता केवल अपनी कैडर तक सीमित, कैडर से आगे कभी इन्होंने सोचा ही नहीं, और कैडर के जकड़ में ऐसे त्रिपुरा को 25-30 साल तक, 35 साल तक जकड़ कर रखा कि अपना त्रिपुरा एक पिछड़ा हुआ राज्य। 98,000 पर कैपिटा इनकम थी, आज 1,77,000 पर कैपिटा इनकम। अगली खबर, उपभोक्ता मामले विभाग 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस को सार्वजनिक उपयोग के लिए जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड लॉन्च करेगा। ई कॉमर्स और ऑनलाइन सेवाओं में अनुचित प्रथाओं पर अंकुश लगाने और उपभोक्ताओं को डार्क पैटर्न से बचाने के लिए इन ऐप्स को लॉन्च किया जाएगा। इन ऐप्स के माध्यम से केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को विनियमित करने का प्रयास कर रही है। इससे सीसीपीए की डार्क पैटर्न की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की क्षमता भी बढ़ेगी। आईआईटी बीएचयू के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग के छात्र प्रिंस अमन और नमित मिश्रा द्वारा ये तीनों ऐप बनाए गए हैं। जागो ग्राहक जागो ऐप उपभोक्ता की ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान सभी ई कॉमर्स यूआरएल की जांच कर उपभोक्ता को सचेत कर देता है, तो वहीं जागृति ऐप डार्क पैटर्न वाले और अवैध घोषित यूआरएल की रिपोर्ट दर्ज करने की अनुमति देता है। उपयोगकर्ता इन अवैध यूआरएल की रिपोर्ट को सीसीपीए में शिकायत के रूप में पंजीकृत करा सकते हैं। इन पहलों का उद्देश्य डिजिटल बाजार को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना और उपभोक्ताओं में अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करना है। साथ ही कंपनियों को नैतिक डिजाइन प्रथाओं को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करना है। वर्ष 2023 में डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन के लिए सीसीपीए ने दिशा निर्देश जारी किए थे। सीसीपीए ने डार्क पैटर्न वाले भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत इंडिगो एयरलाइंस और बुक माई शो को नोटिस भी जारी किया था। पहले वायु प्रदूषण ने दिल्ली का दम घोंट दिया और अब बूंद बूंद पानी को तरसती दिल्ली में तालाब गायब हो रहे हैं। तालाबों की जमीन पर या तो पार्क बन रहे हैं या फिर जंगली झाड़ियां और मलबे का अंबार है। एसटीपी के पानी से कुछ तालाबों को जिंदा करने के दावे हुए, पर वहां भी तालाबों को एक बूंद भी पानी नसीब हुआ नहीं। ये दिल्ली के इकोसिस्टम के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि जल नहीं तो जीवन नहीं,
पर्यावरण नहीं। हो गए दिल्ली के आधे से ज्यादा तालाब, दिल्ली के तालाबों पर हुआ अतिक्रमण। दिल्ली के वेटलैंड प्राधिकरण का एनजीटी को दिया गया आंकड़ा हैरान करने वाला है। जमीनी जांच के दौरान शहर में चिन्हित किए गए 50% से अधिक जल निकाय अस्तित्वहीन पाए गए। दिल्ली में 1367 चिन्हित जल निकाय हैं, जिनमें से राजस्व रिकॉर्ड का उपयोग करें तो पहचाने गए 1045 जल निकाय और उपग्रह इमेजनरी डाटा का उपयोग करके जियो स्पेशियल दिल्ली लिमिटेड के पहचाने गए अतिरिक्त 322 जल निकाय शामिल हैं। जीएसडीएल के 332 जल निकायों में से केवल 43 ही इस साल के सर्वेक्षण के दौरान जमीन पर पाए गए। इसका मतलब है कि वर्तमान में कुल 674 जल निकाय ही अस्तित्व में हैं। डीडी न्यूज की टीम ने भी जमीनी हकीकत का जायजा लिया। मायापुरी और वेलकम झील में पानी की जगह जंगली घासें और डंपयार्ड ने ले ली है। वहीं मंडावली में तालाब पानी की राह जोह रहा है। एक्सपर्ट मानते हैं कि जरूरत जमीनी स्तर पर प्रयास करने की है। तालाबों का अतिक्रमण हटे और जल की आपूर्ति तालाबों में सुनिश्चित हो। आजकल देख रहे हैं बहुत जगहों पे ओपन ऑडिटोरियम बनाने का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है, क्योंकि वो पिकनिक स्पॉट बनाना चाहते हैं रादर देन उसको एक नेचुरल वाटर बॉडी। तो उसका जो पर्पस है वो वहाँ ख़त्म हो जाता है। तो सही तरीका ये है, आप उसको नेचुरली रिवाइव करो। अगर आप चाहते हैं लोग आएँ वहाँ पे, तो आप चारों ओर उसका चलने का रास्ता बनाइए। 8 से 10 फुट पट्टी बनाइए जिसपे लोग चल सकें, वहाँ बेंच लगाइए, लोग बैठ सकें। तो वो आपका एक पिकनिक स्पॉट भी बन जाएगा, एक तरह का नेचुरल वाटर बॉडी भी रहेगी, जिससे आपका ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा, उसकी कैपेसिटी भी बढ़ेगी। बट अगर आप वहाँ पे कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे तो आप अपने आप उसकी कैपेसिटी कम कर रहे हैं। कैपेसिटी कम करने का मतलब आप अपना फ्यूचर में वाटर का अवेलेबिलिटी कम कर रहे हैं। आंकड़ों से पता चला कि 674 जल निकायों में से सबसे ज्यादा 216 दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली में हैं। हालांकि कागजों पर जिले में 330 जल निकाय होने चाहिए। उत्तरी दिल्ली में रिकॉर्ड पर मौजूद 275 में से 143 जल निकायों के साथ दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा संख्या है। उसके बाद उत्तर पश्चिमी दिल्ली है, जहां 167 पहचाने गए जल निकायों में से 104 पाए गए। सबसे कम संख्या में जल निकायों वाला जिला पूर्वी दिल्ली है, जहां कागजों पर 50 जल निकायों की पहचान की गई है, जबकि जमीन पर केवल 6 जल निकाय ही पाए गए हैं। यही हालत अन्य जिलों की भी है। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। तो ये जो रिपोर्ट आपने देखी, डीडी न्यूज़ ने जाकर के हकीकत का जायज़ा लिया और ये रिपोर्ट बनाई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कश्मीर में सर्दियों के सबसे सर्द मौसम कहे जाने वाले 40 दिन की चिल्लई कलां की कल से शुरुआत हो गई। चिल्लई कलां की शुरुआत के साथ ही कश्मीर के डल झील में बर्फ की सतह देखी गई। यह उत्सव कश्मीर में सबसे ठंडे दिनों के उपलक्ष्य में 40 दिनों तक मनाया जाता है। इस दौरान कश्मीर में काफ़ी सर्दी रहती है और तापमान कई डिग्री माइनस तक लुढ़क जाता है। साथ ही इन दिनों यहाँ भारी बर्फबारी का सिलसिला भी जारी रहता है। चिल्लई कलां से पहले दिन को विश्व फेरन दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल यह उत्सव 21 दिसंबर से शुरू होकर 29 जनवरी तक चलता है। डल झील पर यह खूबसूरत बर्फ एक अलग ही एहसास देती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। संभल का लक्ष्मणगंज, गहरी सुरंग, प्राचीन गेट का राज। कुवैत ने प्रधानमंत्री को नवाजा द ऑर्डर ऑफ मुबारक।